मैं अपने बाप की वजह से आई थी स्पेशल। बाप की वजह से? हाँ, मेरे बाप की वजह से। तो जब घर पे बेटी पैदा होती है तो फिर ये शक्लें क्यों बनती हैं? औरत की ना तब भी इज्जत थी ना अब भी इज्जत है। 90% इन्फ्लुएंसर्स उसमें तवाइफ बन गई थी। इंस्टाग्राम पे हर रील में वो तवाइफें बनी हुई थी, टिकटॉक पे वो तवाइफें बनी हुई थी। इन्फ्लुएंसर्स यहाँ तक कि फिर ये एक ट्रेंड बन गया था, घर घर में हर लड़की का यही था कि वो तवाइफ बन के कैरेक्टर में आई हुई थी। इस पेशे में मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी। आपने जो जुल्म सहना था सह लिया, लेकिन अब उस जुल्म के खिलाफ आपने कोई स्टेप लिया या नहीं लिया? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फिरोज़ा और मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी एक नए एपिसोड में ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज रियलिटी चेक। आज का रियलिटी चेक क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं, हम किसी के घर पे मौजूद है। मोस्ट मैन, मैं सारे मर्दों का तो नहीं कह सकती, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैन ऐसी खातूनों को अक्सर विजिट करते रहते हैं, ऐसी खातूनों के पास आते रहते हैं और इसी वजह से वो बढ़ती जा रही हैं, इसी वजह से हर क्लास में मौजूद है, इसी वजह से ये यहाँ तक कि अब तो ग्लैमराइज्ड सीरीज मूवीज बनी है इनके ऊपर। तो आज हमारे साथ हमने सोचा हम उनके घर आए और हम उनसे उनकी ज़बानी पूछें कि स्टोरी के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो मेरा और आपका पहलू तो हमें पता है, अब इनका पहलू क्या है, इनकी स्टोरी क्या है, तो आए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप अपना नाम दे के इंट्रोड्यूस करवाएं खुद को। नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी। अच्छा, और उम्र मेरी 28 साल है। और बाकी जो भी आप सवालात करें मैं बता दूंगी, लेकिन नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी। और ये आपका घर है? जी, ये मेरा घर है, अपना थैंक घर यू है। सो मच कि आपने अपने घर में हमें इनवाइट किया और अपना कीमती वक्त दिया हमें। आपने ये पेशा क्यों, इस रास्ते पे आप क्यों आई? आपने ये नहीं सोचा कि मैं कोई जॉब कर लूं, मैं कोई दूसरी तरीके से पैसे कमा लूं, यही क्यों? हर हर कोई अपनी मर्जी से इस पेशे में नहीं आता। हर कोई अपनी पसंद से नहीं आता, अपने शौक से नहीं आता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ज़बरदस्ती, जिनको मजबूरी के तहत या उनके हालात उन्हें इतना मजबूर कर देते हैं कि उन्हें कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। और जहाँ तक आपने बात करी कि बादशाहों के ज़मानों से चलता आ रहा है ये पेशा, तो उस पे भी मैं यही बोलूँगी कि तब से चलता आ रहा है। और मगर औरत की ना तब भी इज़्ज़त थी, ना अब भी इज़्ज़त है। तो ये बात मुझे बहुत वक़्त लगा इस बात को समझने में। लेकिन इतना तो तय है कि इस पेशे में मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई थी और ना अपने शौक से आई थी। किसको शौक है कि वो इतना ख्वार हो और इतना ज़्यादा अपने आप को गिरा कर अपना सब कुछ बेच के उसके बाद उसे इज़्ज़त भी ना मिले। तो हर चीज़ पैसा नहीं होती। किसी को शौक नहीं है कि वो आकर लोगों की गालियाँ खाए और उसके बाद ये माशरा उसे जो है कबूल भी ना करे। तो मैं इस पेशे में अपनी मर्ज़ी से नहीं आई थी। मेरे इसके पीछे बहुत सारी वजूहात थीं, जो आज मैं आपको बताऊँगी। कौन लाया आपको इस पेशे में? मेरा आप ये जान लें, आप ये कह लें कि मैं अपने बाप की वज़ह से आई थी इस पेशे में। बाप की वजह से? हाँ, मेरे बाप की वज़ह से। अब आप अपनी मुझे स्टोरी शुरू से बताएं, शुरू से आपने कहाँ से शुरू किया था और अब अभी किधर है? मैं अभी 28 साल की हूँ, मगर मुझे याद है मैं जब 15-14 साल की थी तब से ही मैं देखती आ रही हूँ घर में। मैंने सिर्फ़ घर में अब्बा की मार देखी है, जो अब्बा अम्मा को मारते थे, बहुत बुरी तरीके से मारते थे। हम 3 बहनें हैं, उसके बाद मैं सबसे बड़ी हूँ। उसके बाद हमारा सबसे छोटा एक भाई पैदा हुआ था और मगर उसकी ज़िंदगी कम थी। उसके पैदा होने के बाद अ, वो बीमार हो गया और वो कुछ महीनों में ही मर गया था। और हम 3 बेटियाँ थीं, बाप को बोझ लगता था हाँ। कि बेटियाँ हैं तो बोझ हैं। तो बाप ने वैसे ही हमसे मुंह मोड़ा हुआ था। वो एक बेटे की वजह से खुश हुए थे, तो उसका भी इल्ज़ाम बाप ने हम पर डाल दिया। उसने माँ को बहुत मारा, ये इल्ज़ाम डाल के हमें भी मारता था। ये इल्ज़ाम डाल के कि हमने उसके बेटे को मार दिया और मेरी माँ ने अपने बेटे को मार दिया, जबकि ऐसा नहीं था। अब इंसान के हाथ में तो नहीं है ना किसी की ज़िंदगी, किसी का वो, जाहिर है। ये तो अल्लाह के हाथ में है। वो इतनी ही ज़िंदगी लेकर आया था
मगर मेरा बाप जाहिल आदमी था, उसको तो समझ नहीं आती है, ना उसने खुद पढ़ा ना उसने हमें पढ़ाया। हमें बस काम धंधों में लगा दिया। मेरी माँ घर घर जाके काम करती थी, ओह! तो मैं भी मुझे भी उसने यही बोला। मेरा बाप जो है सारा दिन नशे करता था और नशे में पड़ा रहता था। पैसे वैसे वो कमाता नहीं था, उसे बस बेटा चाहिए था, वो भी मर गया था, तो उसे हम और बोझ लगने लगे। तो मैं समझती थी कि मैं जितने पैसे कमाऊंगी तो शायद मेरा बाप मुझसे मोहब्बत करेगा, मोहब्बत प्यार करेगा। करेगा और वो नर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं घर घर जाके अपनी माँ के साथ काम करती थी। फिर जो है मैंने अपने बाप से बोला कि मैं काम करूंगी, तो उसने मुझे एक घर में भेज दिया। अब वो बड़े घर में भेजा ये सोच के कि थोड़ा सा बड़ा घर था, वो ये सोच के कि भाई सैलरी अ, ज़्यादा होगी। पैसे ज्यादा मिलेगा सब कुछ। लेकिन वहाँ का मालिक सही नहीं था, वहाँ का मालिक अच्छा नहीं था। मैं जाती थी तो उसने मुझे 24 घंटे की नौकरानी के लिए रखा था, और मुझे पता भी नहीं था। उस वक्त तो मैं नादान थी, मुझे पता भी नहीं था कि क्या मेरे उम्र बाप थी? ने, उस वक्त मैं 16-17 साल की थी। मेरे बाप ने मुझे बेच दिया था वहां पे, और वो मुझे धोखे से लेके गया था, ये बोल के कि वो मुझे काम दिलाएगा, मैं वहां काम करूंगी। मगर मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के लिए रखा, और उन्होंने शुरू में तो मुझसे काम वाम करवाया। मगर जब रात होती थी और अलग अलग लोग आते थे घर में, अलग अलग आदमी आते थे, तो वो मुझे पहले समझ नहीं आया कि वो लोग कौन है। और एक रात को मुझे अच्छे से याद है कि मैं अपने कमरे में थी, और वहां से फिर जो है मुझे जो है उस एक आदमी ने उठाया। रात को, आधी रात को मैं सो रही थी, और वहां से मुझे उठाया उसने, और उसके बाद वो मुझे दूसरे कमरे में लेके गया। और दूसरे कमरे में ले जाने के बाद उसने मुझे बोला कि तुम तैयार वैयार हो जाओ, और जो भी तुम्हारे पास अच्छा जोड़ा है वो पहन लो और ये सब। तो मुझे पहले तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उस वक्त जो है उसने मुझे सख्ती से बोला, तो मैं तैयार हो गई। और तैयार होने के बाद मैं बाहर आई जब, तो वहां पे 2-3 मर्द और बैठे हुए थे। और और तब मुझे अंदाजा हुआ कि असल में मेरे बाप ने मुझे किस जगह भेजा है। और फिर उसमें से उस एक बंदे ने, वो एक बहुत बड़ा सा आदमी था, और उसने मुझे कमरे में ले गया, और उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे बाप ने मुझे बेच दिया है। अगली रात, अगले दिन मेरा बाप मुझे वापस लेने आया वहां से, और मैं अपने होश हवास में नहीं थी। मुझे खुद नहीं पता था कि ये हुआ क्या है। और मैं बहुत रोते रोते गई, मैं पूरा रास्ता अपने बाप को यही बोलती गई कि मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी, मुझे नहीं आना वापस। मगर वो मेरी सुन नहीं रहा था, और बस वो बहुत खुश था। उसे आदमी ने एक एक जो है ब्राउन कलर का लिफाफा दिया था, और उसके अंदर पैसे थे, तो वो खुश था। मैं वापस आ गई, मैंने अपनी माँ को बताया ये सब, तो माँ को बहुत गुस्सा आया। मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया, और मैं बस उस दिन सिर्फ उस रात सिर्फ रो रही थी। और मेरे बाप ने फिर मेरी माँ को बहुत मारा इस बात पर। कि मेरी वो माँ क्यों ने, बीच में बोली? हाँ, और मेरी माँ ने जब बोला कि ये अब वापस वहां नहीं जाएगी, तुम इसको लेकर नहीं जाओगे, तो आगे से फिर मेरे बाप ने मुझे भी मारा और उसको भी मारा। और मेरे बाप ने यही बोला कि अब ये अगर वो वापस यहाँ नहीं जाएगी तो ये यहाँ भी नहीं रह सकती, क्योंकि अब मुझे कोई कबूल भी नहीं करेगा। तो फिर मेरी माँ ने बोला कि मैं इसको लेके चली जाऊंगी और अपनी सारी बेटियों को लेके चली जाऊंगी। तो तब भी मेरे बाप ने रोक लिया, और मेरे बाप ने ही बोला कि दुनिया में कोई भी अब मुझे कबूल नहीं करेगा, और वो सबको बता देगा कि क्या हुआ है मेरे साथ। तो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था उस दिन घर में। और मेरे बाप ने मेरी माँ को इतना मारा कि उनकी हड्डी वड्डी टूट गई थी, हाथ की। हाथ की हड्डी टूट गई थी, और वो चिल्ला रही थी, और वो जो है फिर वो गिर गई थी। और फिर 2 दिन बाद मेरा बाप मुझे एक दूसरे घर ले गया था। वो ज़बरदस्ती मुझे लेके गया था, और उसने मुझे यही बोला था कि तुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, अगर तू चाहती है कि तू जिंदा रहे और तेरी माँ जिंदा रहे, तो तुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। मैं वहाँ चली तो गई दूसरे घर पर, मगर मैं वहाँ मगर मैं वहाँ रहना नहीं चाहती थी। तो वहाँ पे 3-4 दिन गुजारने के बाद मैंने घर आना छोड़ दिया था। 3-4 दिन गुजारने के बाद वही सब कुछ होता था, वही बहुत सारे मर्द आते थे एक घर के अंदर। फिर एक दिन एक औरत आई थी बाहर, हम मैं
जो है बाहर एक औरत थी, वहीं पे ही गली में ना, और मैं वहां गई। मैंने उस औरत को बताया ये सब कुछ ना, मैं उस बहाने से उस औरत के पास गई, और मैंने जब उसको औरत को अपनी पूरी कहानी वो औरत बताई, कौन थी? उस वक्त तो मुझे तसल्ली हो गई थी कि वो औरत, वो मुझे बचा लेगी और मुझे यहाँ से ले जाएगी, और मैं उस एनजीओ में जाऊंगी, बच्चों की देखभाल करूंगी। पैसे नहीं होंगे, कम होंगे, लेकिन मैं सुकून से होंगी, मैं इज्जत इज्जत की से जिंदगी रहोगे, हाँ। गुजारूंगी। मगर वो मुझे जिस जगह लेके गई, वो भी धोखा था। और एनजीओ के नाम पर वहां पर किस तरीके से लड़कियों को और छोटी बच्चियों को सप्लाई किया जाता है, ये मैं आपको नहीं बता सकती। वहां पे लड़कियों को, छोटी बच्चियों को धोखे से बुलाया जा रहा है, वहां पे झांसा दे के बुलाया जा रहा है कि बच्चों की देखभाल करनी है, काम करना है, और अच्छा काम करना है। तो कुछ भी अच्छा काम नहीं है, सब गलत काम है, सब गंदा काम है। तो वहां मुझे लेके गए थे, और वो एक बहुत बहुत बुरी जगह थी। जिस तरीके से यहाँ पे कोठे होते हैं, बिल्कुल वैसी जगह थी। एंड ये एक रजिस्टर्ड एनजीओ था? मुझे रजिस्ट्री का नहीं पता, लेकिन एनजीओ था, और मुझे बोला यही गया था कि एनजीओ है, मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। तो औरतें भी इस काम में मुलव्विस उस हैं। वक्त आपकी उम्र 17 18, 18 होगी? 18 से कम, 17 होगी? 16-17 साल की। तो उस वक्त जो है मुझे यही बोला गया था कि मैं तुम्हें संभाल लूंगी, मुझे इस तरीके से प्यार से बुलाया गया। मैं अपने बाप से दूर चली गई थी गुस्से में, कि मुझे यहाँ तो अब कोई कबूल नहीं करेगा, तो मैं अच्छी जिंदगी गुजार लूंगी। मगर वहां जो मेरे साथ हुआ, वो काफी ज्यादा, मैं चाहूंगी अल्लाह ना करे कि किसी के साथ हो। वहां बहुत बहुत गलत हुआ था, और मैं बहुत बुरी तरीके से वहां से फंस गई थी। वहां से बचने का कोई कोई रास्ता नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था वहां से बचने का। और मैं कुछ महीनों तक, काफी महीनों तक, कम से कम 1 साल तक वहां पड़ी रही थी। और वहीं पे ही मैं रहती थी। वहीं वो एक जालिम औरतें होती थी, वो मारती थी बच्चियों को जो मना करती थी, और उन्हें कहती थी कि हम तुम्हें दूर भेज देंगे, दूर कहीं किसी को भी भेज देंगे, वो तुम्हारे हाथ पांव काट देंगे, और तुम्हें जो है भिखारी बना देंगे। तो मजबूरन सबको डर, हाँ ही बोलना खौफ होता था। से? खौफ से, मुझे भी खौफ से हाँ ही बोलना पड़ा। और उस वक्त फिर मुझे अपना बाप, अपनी माँ और अपनी बहनें याद आ रही थी, कि मैंने उनको छोड़ दिया और मैं और मुश्किल जिंदगी में आकर, और ये सब उस एक आदमी की वजह से हुआ, उस एक आदमी की वजह से जो मेरा बाप है, सिर्फ उसकी वजह से हुआ। उसने ये सब किया, उसने मुझे इस सब में डाला, और मैं इतनी बुरी तरीके से फंस गई थी। और मैंने जो वहां पर देखा, वहां पे बच्चियां बहुत मजबूरी से आई हुई थी, और वहाँ मेरी कुछ दोस्तें भी बनी, और हम लोगों ने ये मंसूबा भी बनाया कि अपना हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें। वहाँ मेरी एक लड़की, एक दोस्त बनी थी, मगर उन जालिमों ने उसको भी नहीं छोड़ा। जब उसने भागने की कोशिश करी, तो उन्होंने उसको मार दिया, और उसके साथ क्या किया ये सब मुझे नहीं पता, क्योंकि अगले दिन से वो गायब हो गई थी। तो उसके बाद से, उस वाक़े के बाद से किसी ने हिम्मत नहीं करी कि वो वहां से बाहर निकले, और मैं इस तरीके से 1 साल तक वहां पे पड़ी रही थी। अब 1 साल बाद मैं किसी तरीके से बच के, वहां मैंने इतने पैसे थोड़े बहुत जमा कर लिए थे कि मैं किसी तरीके से बच के वहां से बाहर निकलूं। और मुझे याद है 1 डेढ़ साल बाद मैं वहां से निकली थी, और मैं वापस कराची आई थी अपने माँ बाप के पास। और मैं अपने माँ बाप के पास जब आई, तो मैंने ये देखा कि मेरी माँ का तो बहुत बुरा हाल है, और वो बिल्कुल बिस्तर पे पड़ी हुई है, और ना पैसे हैं। बाप बाप ने बिल्कुल, और बाप ने मेरी जो दूसरी छोटी बहनें थी, उनको भी इस काम पे लगा दिया है। तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगा कि मैं अब क्या करूं, मैं उनको कैसे बचाऊं, जिस चीज से मैं गुजरी हूँ मेरी बहनें तो ना गुजरे। तो बस फिर मुझे कोई और चारा, कोई और रास्ता नजर नहीं आया था। इतने पैसे तो मेरे पास थे भी नहीं, जितने थे वो मैंने अपनी माँ के इलाज पे लगा दिए। और सब कुछ ठीक करने के लिए, उसके बाद मुझे अपने अपना दिल मार के अपना सब कुछ खत्म, अब सब कुछ तो वैसे ही खत्म हो गया था, कोई और वैसे भी इज्जत नहीं बची थी, तो क्या फायदा, कुछ और करके भी क्या फायदा होता। तो मैं इसी पेशे में वापस लग गई। कोई फायदा नहीं था इस पेशे में, कुछ भी नहीं है, इज्जत नहीं, कुछ नहीं है। पैसा तो है, पैसा मिल रहा था, तो मैं अपनी माँ को, अपनी बहनों को तो बचा सकती थी, अपने बाप का मुंह तो बंद करा सकती थी। जब मैं कराची आई,
तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि भाई इस काम में कराची में सबसे ज़्यादा इस काम में ज़्यादा मौके हैं, ज़्यादा बढ़ने के मौके हैं कि इसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, और जितना पैसा मिलेगा उतना मेरा बाप अपना मुंह बंद रखेगा, खुश रहेगा, और मेरी माँ को नहीं मारेगा। तो मैंने बहुत पैसा कमाया इस काम से, और मैं अपनी माँ और अपनी बहनों को लेके अलग हो गई, इस घर में आ अब गई। वो यहाँ है, आपके साथ रहती हैं? हाँ, ये मेरे साथ रहती हैं और वो। आपका बाप कहाँ है? उससे हम नहीं मिलते। उसको मैं पैसे भिजवा देती हूँ, लेकिन हम उससे नहीं मिलते, क्योंकि अगर हमने उसको उसको भी इधर लेकर आए तो वो मेरी बहनों को भी ले जाएगा यहाँ से। एक तो जब आपका बाप आपकी माँ को इतना मारता था, या लेट्स से कि फर्स्ट इंसिडेंट जब आपके साथ ये हुआ, तो आपने क्यों कोई लीगल हेल्प लेने की कोशिश नहीं की? जैसे आप पुलिस के पास जाती या आप किसी को बोलती? अब हंस रही हैं। क्योंकि आप बहुत बचकाना बात कर रही हैं, बहुत मजाक वाली बात कर रही हैं। अब आप कहेंगी पुलिस वाले भी मिले हुए थे। इस मुल्क में कोई कानूनी मदद नहीं होती। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस पे कुछ ना कुछ तो होता है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे घरों में ऐसा नहीं होता। हमारे घरों में मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, उसमें बीवी की, या तो बीवी को चुप होना होता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, या वो ये लड़ आपका लड़ के मर माइंडसेट है। जाएगी। ये आप अगर अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे ना, ये देखिए, ये जो आपकी जो थिंकिंग है ना, अगर ये औरतें हमारे माशरे में ये नहीं सोच बदलेंगी तो वो पिटती रहेंगी। आपको पता है, जुल्म सहना भी एक गुनाह है। मगर हमारे पास तो कोई नहीं है ना जो हमारी मदद करे। तो मैंने तो अपनी मदद खुद करी थी। तो मैंने एक तरीके से अपने माँ और अपनी बहनों को खुद से बचाया। किसी ने तो मेरी मदद नहीं करी, ना पुलिस। कोई फैमिली में, कोई एक्सटेंडेड फैमिली? कोई नहीं था जो हमें कबूल करता। मैं तो वैसे ही बदनाम थी अपने उसमें, और इस वाक़े के बाद जब मेरे बाप ने सबको बताया, तो मैं और बदनाम हो गई थी। तो हमारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। तो हमें माशरे में बिल्कुल कचरा और गंद, कीड़ा-मकोड़ा समझा जाता है। और ऐसा ही है, और अभी भी ऐसा ही है। तो हाँ, बाकी बात रही कानूनी कार्रवाई की, तो उसके आपको लिए लगता है ये जो एनजीओ, जो ये खातून जो एनजीओ के नाम पे, अब हमें नहीं पता कि ये एनजीओज, ऐसे लोग एनजीओ का झांसा देके ऐसी मजबूर लड़कियों को, ऐसी छोटी छोटी लड़कियों को बुलाते हैं और फिर इस तरीके से उनको इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि मैं पीछे जाके जो बाकी फंसी हुई है उनको बचाऊं, कोई कानूनी कार्रवाई करूं, कोई प्रॉपर रजिस्टर्ड एनजीओ के पास जाके मदद मांगूं? बिकॉज जहाँ पे अच्छे भी एनजीओज हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, उस वक्त आपने जो जुल्म सहना था सह लिया, लेकिन अब उस जुल्म के खिलाफ आपने कोई स्टेप लिया या नहीं लिया, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। अभी आपकी उम्र है 28 साल, तो 10 साल हो गए इस वाकये को। आप सब लोग ऊपर-ऊपर से सब चीज़ों को जानते हैं। आप लोग समझते हैं कि कोई फ़िल्म है, कोई ड्रामा है, जैसे ड्रामों में दिखाते हैं कि कोई लड़की मजबूरी में फँस गई और वो निकलेगी, और वो बहुत उसके अंदर हिम्मत आ जाएगी, वो किसी के पास जाएगी, कोई पुलिस वाले के पास जाएगी और वो उसे बचा लेगा। ऐसा नहीं होता। मैं सबको हकीकत बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर से हर कोई मिला हुआ है। इस चीज़ के अंदर हर कोई मिला हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ पैसा है। पैसे देख के सबका मुँह बनवा करवाया जाता है, और ऐसे मुल्क में जहाँ वैसे ही कानून कोई नहीं है, तो कोई क्यों बचाएगा किसी को? छोटी लड़कियों की और मासूम और मजबूर लड़कियों की, गरीब लड़कियों की कोई जान की, उनकी इज़्ज़त की, उनके जिस्म की कोई कोई कीमत नहीं है। उन्हें मार दिया जाता है। ऐसी मेरे साथ की जो लड़कियाँ थीं, उनकी वो कहाँ दफ़न हैं, वो कहाँ गई हैं, और उनको मार दिया, उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए, और वो भी अब आज तक नहीं पता कि कहाँ हैं वो। वो तो मेरी इतनी हिम्मत थी कि मैं वहाँ से निकल गई। मेरे अंदर इतनी वो थी, ताकत थी कि मैं वहाँ से निकल गई, वरना मैं भी आज किसी कूड़े के ढेर में पड़ी हुई होती, या मुझे भी मार देते। आई एम वेरी सॉरी कि आप इतने सख्त हालात से गुजरी और ऐसी आपने ज़िंदगी की रियलिटीज़ देखी है, सच्चाइयाँ देखी है, कि आज आप बैठ के आपका कानून के ऊपर से भरोसा ही नहीं है। आप, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप इस दुनिया में आते हैं, आपके सबसे करीबी रिश्ते एक माँ होते हैं और एक बाप होता है। तो जब एक बाप अपनी बेटी के साथ, जहाँ पे इसी मुल्क में आप गैरत के नाम पे आप लोग कत्ल करते हैं कि ये यूं है, ये ऐसी है, ये वैसी है, मार दो इसे, उसी माशरे में बाप अपनी बेटी को, अपने खून को ऐसे गलत रास्ते पे ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे चाहिए। सो मैं आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स कि जब आपके अपने ही, आपका बाप आपका सबसे पहले मुहाफिज होता है, बाप या भाई, वो सबसे पहले आपका प्रोटेक्टर होता है। और जब आपका मुहाफिज ही
आपको प्रोटेक्ट ना करे तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि पूरी सोसाइटी आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगी। अब आपकी जो जिंदगी है, अभी आप क्या कर रही हैं? अभी आप इसी पेशे में हैं या नहीं है? नहीं, नहीं है। मैं अपन 20-22 साल की थी जब मैं इस पेशे में काम कर रही थी, क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे थे, मैं अपनी माँ माँ और बहनों को पाल रही थी। और उसके बाद फिर मुझे पता चला था कि अपना मैं माँ बनने वाली हूँ। तो उसके बाद यू वर प्रेग्नेंट? ये तो हकीकत है ना, ये तो सब लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां वहां भी थी जो माँ बन गई थी, जिनके बच्चे वहां पल रहे थे और उन बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। तो जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ अच्छा, तो एक मैंने मिनट, तो जब वहां पे जो बच्चे पैदा होते थे उनको तो फिर माँ के साथ रखा जाता था या कोई अलग, मतलब उनको अलग बेच देते थे? उनमें से जो लड़के पैदा होते थे उनको दे देते थे, उनको बेच देते थे। और जो लड़कियां होती थी वो उनको पालते थे ताकि वो बड़ी हों तो वो इस काम में लग जाएं, उनका उनका जो वो था चल रहा था धंधा, वो चलता रहे। तो जब मुझे पता चला मैं इस पेशे में मैं माँ बनने वाली हूँ, तो फिर मैंने डॉक्टर के पास जाके उस बच्चे को मरवा दिया। और कितने आपने, एक ही अबॉर्शन किया? नहीं, 2। 2 अबॉर्शन? हाँ, कैसे पालती, क्यों क्यों पैदा करती, उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बट ये आपको लगता नहीं है कि आपका अपना एक फॉल्ट है यहाँ पे? क्योंकि अगर आप इस पेशे में हैं तो प्रोटेक्शन यूज करना आपकी एक जिम्मेदारी है, या आप ईसीपी पिल्स ले सकती थी। आपको लगता है कि ये सही है कि आपने एक नहीं 2 दफा किसी छोटी जान को आपने कत्ल किया? अबॉर्शन इज मर्डर। अगर उसको पैदा कर देती और वो ऐसी जिंदगी गुजारता, अगर बेटी होती तो वो भी इस रास्ते पे चली वो एक जाती। बात की बात है ना, पैदा कर देती। आप उस नौयत तक लाई क्यों जब आपको पता है कि ये इनफैक्ट बहुत सारी जो मैरिड खवातीन हैं जिनको जिनको नहीं बच्चा अभी करना या कंसीव नहीं करना, वो इसके एक प्रिकॉशंस होते हैं, पिल्स है बाकायदा, वो शॉट्स लगते हैं, आप प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप बच्चा कंसीव करके फिर उसको मर्डर करें। हर बार ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब हो गई तो करना था ना। अब किसी को क्या पता कि कौन कब। और आपको अफसोस है? अफसोस है भी और नहीं भी है, क्योंकि अच्छा ही हुआ। वो अगर पैदा हो जाता या पैदा हो जाती तो और भी बदतर जिंदगी गुजारती, ना वो पढ़ पाता ना वो। और अगर लड़की होती तो और भी बहुत बुरा होता उसके साथ। लड़की लड़की तो इस माशरे में पैदा होती है तो उसकी तो वैसे ही वो उसकी जिंदगी वैसे ही बर्बाद होती है। तो वो तो अच्छा ही था ना कि लड़कियों को मार देते थे। सब लोग बुरे नहीं होते, जैसे 5 उंगलियां आपकी बराबर नहीं होती ना, ये देखिए अलग अलग है, ऐसे ये मुआशरा भी है। आप सबको नहीं बोल सकती कि सभी गलत है, अगर लड़की पैदा हो गई तो वो ऐसी हो जाएगी। लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि कौन सही है कौन गलत है। अब इसकी अगर मैं जाऊं और ये पता लगाने में लग जाऊं, तो अगर 10 मर्द हैं तो 10 में से 9 या आधे तो गलत ही निकलेंगे। उस एक के चक्कर में मैं इतने गलत से क्यों गुजरूं? तो बेहतर ये नहीं है कि मैं अलग और ही ये कितने अरसे पहले ये आपने अबॉर्शन हुआ है मैं आपका? 20 साल की थी और उसके बाद अपना 5-6 महीने बाद दोबारा। और उसके बाद फिर जब दूसरी बार ऐसा हो गया और दूसरी बार मैं इस चीज से गुजरी, तो मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि जो भी कर लूं इस काम में ना तो इज्जत है, और मेरे ख्याल से कि मैं आखिरत भी बर्बाद ही कर रही हूँ। तो फिर मैंने ये काम छोड़ दिया। मैंने तौबा भी करी बहुत। मैं आज तक तौबा कर रही हूँ। मैंने ये काम छोड़ दिया। कहीं इस काम का असर मेरी बहनों पे ना पड़े, वो ये सोचें कि इसमें पैसा बहुत है तो वो भी इस काम में लग जाए मुझे देख के। फिर मैंने घर घर जाके कम पैसे मिले, इज्जत से पैसे मिले, कम मिलेंगे, लेकिन मैं खुश रहूंगी। आप अभी घरों के काम करते अभी मैं घरों और के काम। आपकी बहनें पढ़ रही हैं? उसमें से जो छोटी वाली है वो पढ़ रही है। अभी वो स्कूल में मतलब खत्म किया उसने। और बाकी ने इतना नहीं पढ़ा है। तो उनका भी यही है कि या तो उनकी शादी हो जाए, वो अपने घर की हो जाए, और या वो भी घरों घरों जाके काम करती हैं। जैसे कि हमारा मीडिया उसको काफी प्रमोट करता है, सीरीज बनी हुई है, मूवीज बनी हुई है इस पेशे पे कि आप ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और उस चीज उस फिल्म्स को देख के, सीरीज को देख के लड़कियां बाकायदा से इंस्पायर होती है। जैसे कि अभी एक बहुत ही फेमस सीरीज आई थी हमारे बड़े कोई फेमस से ओटीटी पे आई हुई थी, हीरा मंडी।
उसमें इतनी फेमस इन्फ्लुएंसर्स जो आपकी जो जनरेशन है, आपकी जो यूथ है, उसको इन्फ्लुएंसर्स का काम ही यही है कि वो अच्छी चीज़ें, अच्छे मैसेजेस दे उन्हें। आपकी 90% इन्फ्लुएंसर्स उसमें तवाइफ बन गई थी। इंस्टाग्राम पे हर रील में वो तवाइफें बनी हुई थी, टिकटॉक पे वो तवाइफें बनी हुई थी। इन्फ्लुएंसर्स यहाँ तक कि फिर ये एक ट्रेंड बन गया था, घर घर में हर लड़की का यही था कि वो तवाइफ बन के कैरेक्टर में आई हुई थी। सो एक नॉर्म बनाया हुआ था, इट्स बिकम नॉर्मल। वाई? क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो इस पेशे में है, जो ग्लैमराइज करती हैं, जो कहती हैं ये आसान है, काम कौन करेगा, इट इज़ फाइन, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक खातून की कहानी बताई है, उनकी ज़बानी है, उन पे क्या गुजरी। हम तो सोसाइटी बैठ के जज करते हैं कि ये गद्दी औरत है, ये ऐसी है, वैसी है, ये यूं है। इनके ऊपर क्या गुजरी, और इन्होंने ये शौक से ये पेशा ज्वाइन नहीं किया। इनका जो अपना मुहाफिज था, जो इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, इनका सगा बाप, उसी ने जाके इनको जाके बेचा। तो जब आपका बाप ही आपके खिलाफ हो जाता है, तो फिर एक लड़की किससे मदद मांगेगी? जब उसके घर का मुहाफिज ही उसका विलन बन जाता है, उसकी लाइफ का विलन बन जाता है, तो फिर वो किससे हेल्प मांगेगी? क्योंकि आप उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि ये सिर्फ दिखने में ऊपर ऊपर से बहुत चमकता हुआ है, अंदर से ये बिल्कुल, जो ऊपर से जो सोना लग रहा होता है वो अंदर से कोयला होता है, वो बिल्कुल खराब है अंदर से। और जो इस पेशे में मजबूरी से हैं, मैं चाहूंगी कि वो हिम्मत करके निकल जाएं वहां से, कुछ भी करें। और जो जा रही हैं, जो खुद से जा रही हैं, तो ये अच्छी चीज नहीं है। एक ना एक वक्त में जिंदगी में कोई ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आपको ये एहसास होगा कि मैंने गलती की। ये ठीक नहीं है, आपने खुद के साथ गलत करा है। और आपकी वाकई में फिर कोई आपका मोल नहीं रहता, आपकी इज्जत नहीं रहती, आपका कोई कोई भी नहीं होता, ना कोई आपको कबूल करता है। आपको सब एक गंद कचरा की तरह देखते हैं, और ये हकीकत है। आपको गंद कचरा ही माना जाता है, लेकिन आपके पैसे से सब प्यार करते हैं। आप पैसा लेकर आ रहे होते हो तो सब वो करते हैं। लेकिन बात आपकी भी सही है कि पैसा इज्जत से भी कमाया जा रहा है। अगर बहुत मजबूरी है तो लोगों के घरों के बर्तन मांजो, उनके घर साफ कर लो, मगर ये सब ना करो। बस मेरा यही पैगाम है। थैंक यू सो मच अगेन कि आपने हमें अपने घर पे इनवाइट किया और अपनी एक स्टोरी बताई। और हमारा जो आज का एपिसोड है वो इख्तिताम होता है, एंड होता है। और मेरा जो लास्ट मैसेज है बाकी की सोसाइटी के लिए, कि जहाँ आप लोग एक तरफ आप कहते हो कि बेटियां रहमत होती है, हमारे हुजूर ने भी यही बोला है कि बेटियां रहमत होती है, तो जब घर पे बेटी पैदा होती है तो फिर ये शक्लें क्यों बनती हैं? क्यों बोला जाता है कि बेटा नहीं है? तुम्हारे कोई बेटे नहीं है? और मैं उन मर्द हजरात को ये बोलना चाहूँगी जो हमारा ये शो देख रहे हैं, जो इस सोसाइटी का हिस्सा है, और जो ऐसी सोच रखते हैं कि बेटियां जहमत होती हैं और बेटियां बोझ होती हैं, और लड़का जो है वो आके आपकी कोई तख्त और गद्दी पे आपका बैठ जाएगा और वो आगे आपकी जनरेशन का नाम रोशन करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटियां और बेटे इक्वल होते हैं। मेरा बस ये मैसेज है कि आप जब कोई खातून को देखें, जब किसी लड़की को देखें कि वो बाहर जॉब पे जा रही है या घर आ रही है, प्लीज उसको जज ना करें। आपको नहीं पता उसकी कहानी क्या है, आपको नहीं पता वो बाहर क्यों निकली है, आपको नहीं पता कि आज सुबह से लेकर रात तक उसने क्या क्या ताने, क्या क्या मुश्किलात फेस की है। प्लीज किसी पे जजमेंट पास ना करें, प्लीज किसी पे ताने कसे ना। मेरा बस इतना मैसेज है कि आप खुद को सुधारें। मैं नहीं कहती पूरी दुनिया सुधार लो, आपका बस एक काम है कि खुद को सुधारो, खुद को अच्छा इंसान बनाओ, आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रियलिटी चेक। कीप ऑन शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड फॉलोइंग अस। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।